हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। ठीक है, तो अभी हमारा जो पॉइंट चल रहा था उसमें हम बात कर रहे थे कि लोकतंत्र ही क्यों। तो इसके बारे में सबसे पहले हमने देखा विपक्ष में तर्क क्या क्या है, और उसके बाद अब हम बात करेंगे कि इसके पक्ष में तर्क क्या क्या हैं। ठीक है, क्योंकि हम जब पक्ष और विपक्ष दोनों ही देखेंगे, यानी कि किसी का सकारात्मक गुण और किसी का नकारात्मक गुण, दोनों की ही बात करेंगे, तभी हम उसमें अंतर कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज हम यदि एक ही पक्ष को देखते हैं तो या तो हमें वो बहुत ही अच्छा लगेगा, यानी हमने उसके पॉजिटिव एटीट्यूड को देखा तो हमें लगेगा कि ये काफ़ी बेटर है। ठीक है, बट वहीं पे यदि हम निगेटिव एटीट्यूड को देखते हैं तो लगेगा कि नहीं, मतलब ये इससे गंदा तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए दोनों ही पक्ष को हमें देखना चाहिए। सो हमने इसके विपक्ष में, मतलब कि यदि हम बात करें तो इसके खिलाफ बात की कि क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या कमियां हो सकती हैं, और अब हम बात करेंगे कि लोकतंत्र के पक्ष में क्या क्या लोगों के तर्क थे। ठीक है, यदि हम बात करें कि चीन में 1958 और 1961 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक ज्ञात सबसे भयानक अकाल था। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझिएगा अच्छे तरीके से कि यदि हम जाते हैं चीन की हिस्ट्री देखते हैं, वहाँ पे क्या हुआ था कि 1958, या कि हम बात करें कि 1961 में क्या हुआ था कि काफ़ी बड़ा अकाल पड़ा था। ठीक है, चीन में, और ये विश्व का अब तक का सबसे भयावह अकाल है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना भयंकर वहाँ पे अकाल पड़ा होगा। उसके बाद क्या था कि इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। ठीक है, यानी कि इतनी बड़ी संख्या, करीब 3 करोड़ लोग क्या हुए, भूख से मर गए थे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी। जिन पे ये अकाल पड़ता है उस टाइम भारत की स्थिति, यदि हम भारत की तुलना करें तो काफ़ी बेटर, मतलब ये कह सकते हैं कि बेटर नहीं थी। ठीक है, ठीक है, एक बैलेंसेबल हो सकती है बट अच्छी नहीं थी। यहाँ पे वही बताया गया है। फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। यानी कि फिर भी क्या हुआ कि भारत में चीन के समान ना तो इतना बड़ा अकाल पड़ा लेकिन इतना भयंकर नहीं। ठीक है, ना तो इतनी ही मतलब भुखमरी की इतनी ज़्यादा स्थिति आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। ठीक है, अब ऐसी स्थिति बनी क्यों, स्थिति यानी कि बात करें इकोनॉमिकली कंडीशन दोनों ही देशों की कहीं ना कहीं वैसी ही थी। ठीक है, यानी कि ना तो चीन की अच्छी थी ना तो भारत की अच्छी थी, लेकिन इनके द्वारा जो पॉलिसी बनाई गई कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ा इंडिया और चीन दोनों में ही। ठीक है, ये हम यदि बात करें भारत में क्या हुआ था कि भारत में यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। ठीक है, यानी कि भारत एक लोकतांत्रिक, अब यहाँ पे हम लोकतंत्र के पक्ष में तर्क दे रहे हैं। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि हम इसकी अच्छाई ही पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण भारत सरकार ने क्या किया कि खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया वैसा मतलब कि वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनाव व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते। ठीक है, हमने देखा कि वहाँ पे साम्यवादी शासन चलता है। इसमें क्या हुआ कि बताया जा रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और भारत ही नहीं, को जो भी देश है जो जिनमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उनके विपक्षी भी है। ठीक है, यदि आप नहीं करते हो, यहाँ करते करते तो आप देखते हो कि विपक्षी दल कैसे कैसे क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, विपक्षी दल बिल्कुल होना चाहिए। उसके बाद वहाँ पे मीडिया भी है जो कि यदि आप नहीं करते तो आपको खुलेआम उछालती है बाजार में। ठीक है, तो इस और चीन में ऐसा कुछ नहीं था, ना तो विपक्षी दल था ना तो मीडिया थी, जो कि स्वतंत्र रूप से मीडिया भी बताती थी सरकार यदि अच्छा कर रही है तो भी उसी का गुणगान, नहीं कर रही तो भी उसी का गुणगान करती थी। ठीक है, जो चीज़ें होती थी कि ये जनता के सामने लाए जाए, मतलब जनता के सामने लाया जाए, उनको वो कहीं ना कहीं दबा देते थे। यानी स्वतंत्र मीडिया नहीं थी चीन की, और यही सारी वजह थी कि सरकार ये काम करना उचित नहीं समझी कि लोग यहाँ भूख से मर रहे हैं तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे अभी हाल फिलहाल में आप एग्जाम्पल लें कोविड-19 का,
ठीक है। कोविड-19 की स्थिति में जो प्रवासी मजदूर थे, ठीक है, वो अपने-अपने घर गए। अब यहाँ पे आप समझिएगा, बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कोविड-19 की स्थिति आई, ठीक है, यहाँ पे सब जितने भी थे, आपको पता है कि यूपी, बिहार, एमपी, हर एक अदर स्टेट के या कि अदर कंट्री से जो भी लोग थे, वो अपने-अपने घर लौटे, ठीक है। जब घर लौटे, प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते थे, प्राइवेट सेक्टर में ही क्या, दिहाड़ी वगैरह में जो भी काम करते थे मजदूर, ज़्यादा संख्या उनकी ही है, ठीक है। तो वहाँ से जब वो घर लौटते हैं तो उनका वेतन वगैरह, यानी कि ऐसा होता है, जो दिहाड़ी वाले होते हैं उनका तो आपको पता है कि आप आज काम करते हो, आज का पेमेंट आज मिलेगा, और कल काम करते हो तो कल का पेमेंट आपको कल मिलेगा। आप जितने दिन काम करते हो उतने दिन का पेमेंट मिलेगा, नहीं करते हो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, उनकी स्थिति बद से बदतर होने लगी, और यदि सरकार के द्वारा ऐसा कदम ना उठाया गया होता। कैसा कदम? यानी कि आपको जो राशन मिलता था, जो आपको सरकारी दुकान से, यानी कि जो भी आपके आसपास होती हैं सरकारी दुकानें, दैट मीन्स जहाँ से कि आपको गेहूँ, चावल और केरोसिन मिलता है, वहाँ पे क्या किया गया है कि आपको फ्री में दिया गया है, ठीक है। 1 से 2 महीने के लिए आपको पूरा राशन महीने भर का फ्री में दिया गया है। साथ-साथ दाल वगैरह की भी व्यवस्था कराई गई, यानी कि लोगों को दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि कहीं न कहीं लोगों की स्थिति में, बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि अच्छे तरह से, मतलब उनकी इकोनॉमिकली कंडीशन मजबूत हो गई। लेकिन जो भूख से मरने वाले थे, भूख से जो मरने वाले थे, क्योंकि जिनकी ये कंडीशन थी, और भारत में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, यदि आज नहीं कमाएंगे तो वो आज शाम का खाना भी नहीं खा सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी लोग हैं। हम आप कमरे के अंदर बैठ के सिर्फ कह सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ज़रा आप बाहर निकल के जाके देखिए, कहीं गांव की स्थिति या कोई आदिवासी क्षेत्र की स्थिति देखिए, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या कंडीशन होती है, ठीक है। तो उनमें क्या हुआ कि यदि भारत के द्वारा, सपोज अभी का एग्जाम्पल लीजिए आप, पहले का छोड़ दिए 1958-61 का, अभी का यदि हम एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ भी स्पष्ट रूप से हमको समझ में आ जाएगा कि कंडीशन कुछ ऐसी ही बनने वाली थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंडिया के द्वारा, क्योंकि एक लोकतांत्रिक कंट्री है, और इंडिया के द्वारा सही समय पे सही कदम उठाया गया। आपके अकाउंट में भी पैसा आया, महिलाओं के अकाउंट में आया, जो भी आया 500 1000 रुपये, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता था, मतलब कि 3 महीने 6 महीने बाद, वो आपको तुरंत दिया गया, ठीक है, कि इससे कहीं न कहीं थोड़ा बहुत आपके घर का खर्चा भी चल जाए। ऐसा नहीं है कि 1500 में आप बिल्कुल बहुत बड़े आदमी हो जाएँगे या ब बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। लेकिन हाँ, जहाँ बहुत ही ज़रूरत वाली कोई भी चीज़ होगी, आपके पास नहीं है, शायद उससे आपका काम हो जाए, और सरकार के द्वारा ये किया गया। ठीक है, और ये किया गया क्योंकि यहाँ पे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सरकार, जरा सोचिए, अगर सरकार ऐसा नहीं करती, ये कोविड-19 की स्थिति में सरकार ये कदम नहीं उठाती, तो क्या होता? एक तो विपक्षी दल के इनको वो क्या करते कि जीने नहीं देते। दूसरी बात, मीडिया इनको मतलब कि इतना उछालती जिससे कि इनका सत्ता पे भी रहना मुश्किल हो जाता। ठीक है? इसीलिए इनको, और जनता तो जो भी करती तो करती ही, तो यहाँ पे ये कदम उठाया गया। अब आई होप कि आप एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, यानी कि एक लोकतांत्रिक देश की जो भी स्थिति है उसको समझ चुके होंगे। ठीक है? उसके बाद चीन में ये सब जस्ट इसके अपोजिट आप ले लीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप मर रहे हो तो मर जाओ, क्योंकि वहाँ पे कोई भी उसके शासक के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति ही नहीं है। और जब आप जरा सोचिए, हम अब यदि अपने से लेते हैं, ये तो इंडिया चीन का हुआ, अब अपने पे आते हैं। अपने पे आप जरा सोचिए कि आपको एक कोई, सपोज आप घर में हो, ठीक है, घर में एक अकेले आप, जो भी हैं बच्चे, मतलब लड़के लड़की जो भी हैं वहाँ पे हैं, ठीक है। अब आपको कोई भी, यानी कि सब अच्छा बोल रहा, किसी के पास हिम्मत नहीं है बुरा बोलने की। आप भले ही मर्डर करके आ रहे हैं, लेकिन आपको घर वाले अच्छा ही बोल रहे हैं, क्योंकि आप इकलौते बेटे हो, ठीक है। अब वहाँ पे बोलेंगे, भाई बेटा अच्छा काम करके आए हो, ठीक है। अब बेटा जो है वो क्या बनेगा? क्योंकि बेटा तो एक, मतलब ऐसा है कि हो सकता था कि उस बेटे को यदि अच्छे संस्कार मिलते, कोई रोकने टोकने वाला होता, ठीक है। आप यहाँ पे समझिएगा कि उस बेटे को यदि कोई रोकने टोकने वाला होता, तो वो बेटा मर्डर करके नहीं आता, और आता भी तो वहाँ घर वाले ही उसे जेल भिजवा देते।
तो उसके कोई विपक्ष में बोलने वाला होता तो, यदि कोई नहीं है तो बेटा तो फिर आज एक मर्डर किया है, कल दूसरा करेगा और एक बहुत बड़ा आतंकवादी के रूप में एक दिन वो सामने आ जाएगा, क्योंकि उसको वैसा माहौल मिला है। ठीक है, यही आप इसमें लगा लीजिए कि यहाँ पे जब भी हमको कोई क्या करने वाला होता है, रास्ता दिखाने वाला होता है, यानी कि एक विपक्षी का होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और किसी भी लोकतांत्रिक देश में आप ये मान के चलो कि विपक्षी दल का होना और मजबूत विपक्षी दल का होना, ठीक है, ऐसे नहीं जैसे आप अपने इंडिया के ही विपक्षी पार्टी को आप देखिए, आप आकलन कर सकते हैं कितनी मजबूत है कितनी नहीं है। ठीक है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सो मतलब क्या है कि इंडिया में किसी भी लोकतांत्रिक देश में, इंडिया ही क्या, सब में विपक्षी दल होना चाहिए, मीडिया स्वतंत्र होनी चाहिए, जनता जागरूक होनी चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद अब हम आते हैं, आपने दोनों का ही एग्जाम्पल लिया, दोनों की ही बात समझ ली होगी। अब आते हैं कि यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। यानी कि इसमें क्या बताया गया कि लोगों की ज़रूरत के अनुरूप, यानी कि लोगों की नीड कब क्या है उस हिसाब से यदि कोई कंट्री काम कर सकती है, वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली कंट्री ही काम कर सकती है। यहाँ पे वही बताया गया है, गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है, और यह सब सरकार चलाने, ठीक है, वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा। यानी कि जो गैर लोकतांत्रिक कंट्रियां होगी वहाँ पे क्या होगा कि वो काम कर भी सकती है लोगों के लिए, नहीं भी कर सकती है, विकास कोई बोलने वाला ही नहीं है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि अगर शासकों को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं है। पर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान दे। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके हम पक्ष में तर्क दे रहे हैं, तो आपको एक तर्क स्पष्ट रूप से अब इतना एग्जाम्पल इंडिया और चीन का लेने के बाद आपको मिला कि यहाँ पे क्या है, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से क्या है, बेहतर है, क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। हम नहीं कह सकते, मैंने आपको कल भी बताया था कि बिल्कुल एग्जैक्टली परफेक्ट है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है हमारे देश के लिए, किसी भी कंट्री के लिए परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं कह सकते। बट हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जो अदर शासन व्यवस्थाएं हैं उनसे काफ़ी बेटर है। ठीक है, तो ये हम वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन हम ये कह दें कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी देश के लिए बहुत अच्छी है तो बिल्कुल हम टोटल रॉन्ग होंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है उनकी कंपेयर करते हैं यदि लोकतांत्रिक सरकार से, तो सरकारों से के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण क्या है, यानी कि जो भी हमारी लोकतांत्रिक कंट्रियां जो होती हैं वो बेहतर यदि फैसला ले सकती है। भैया जो सत्ता पे बैठे होते हैं वो ठीक है, मतलब कि इतने होशियार नहीं होते हैं, महामूर्ख नहीं कह सकते हैं, बट इतने भी होशियार नहीं होते हैं कि वो अपने आप सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, जब इतने होशियार नहीं होते कि अपने आप सब कुछ कर लेंगे, तो फिर यहाँ पे हम बात करें किसके कारण वो ये सब करते हैं, तो यहाँ पे वही बताया गया है कि लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है, लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक फैसले में हर कदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जनता ही उनको उकसाती है कि तुम्हें ये करना है हमारे लिए, हमने तुम्हें पावर दी है, भैया करो कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा लोग, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में, और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होंगे तो सबकी समस्याएं, हो सकता है कि मतलब कि एक ही हो या कि अलग अलग हो, तो सबकी समस्याओं पर नज़र जाएगी, इन नेताओं की या कि जो यहाँ पे सत्ता पे हैं उनकी नज़र जाएगी।
ठीक है। और वहाँ पे जब उनकी नज़र जाएगी तो उनके लिए काम किया जाएगा। और यदि जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है तो वहाँ पे उनकी नज़र तो जाएगी ही नहीं। यदि आप यहाँ भूखे मर रहे हो, आप कहीं आवाज़ उठाओगे नहीं, तो क्या वहाँ से मोदी जी दूरबीन लगा के देख रहे हैं कि आप यहाँ बैठे हो, मतलब रो रहे हो कि आएंगे, थाली देंगे, हम खाएंगे? ठीक है, ऐसा नहीं है। हमको जाके निकलना पड़ता, भैया हम भूखे, हमको खाना दो। तो जब हम जाएंगे वहाँ पे तभी कुछ हो पाएगा। अदरवाइज चाहे लोकतांत्रिक सरकार हो, चाहे तानाशाही वाली हो, चाहे सैनिक सत्ता हो, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ पे ये होता है कि लोकतांत्रिक सरकार में जनता को फ्रीडम होती है और अदर जो शासन व्यवस्था होती है वहाँ जनता को फ्रीडम नहीं होती है। तो फिर आप बैठ के रोओगे ही कि हमें खाना काश मिल जाता। तो वही जो रूस की क्रांति वाली यदि हम बात करें, वही वाला हाल होता कि फिर ब्रेड ही खाओ। ठीक है, उसके बाद अब आता है यहाँ पे कि अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम होती है। इसमें कुछ ज़्यादा समय जरूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी हैं। इससे ज़्यादा उग्र या गैर जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना घटती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया कि ज़्यादातर लोग शामिल होंगे, सबकी समस्याओं को देखा जाएगा, देन उसके बाद कोई भी निर्णय लिया जाएगा। हमने कल भी पढ़ा कि यदि इसमें कई सारे लोगों, मतलब इसके विपक्षी की बात की थी ना कि मतलब काफ़ी लेट लग जाता है, तो ठीक है लेट लग जाता है, बट कोई भी यदि योजना आती है इन फ्यूचर तक आती है, ठीक है, मतलब भविष्य में भी हम उसका सही तरीके से यूज कर सकते हैं और वो बिल्कुल कारगर सिद्ध भी होती है। यानी कि सिर्फ एक पहलू नहीं देख के बनाया जाता कि चलो वर्तमान में ये कंडीशन चल रही है, यानी कि वर्तमान में किसानों की स्थिति इतनी घटिया है, तो हम अभी के लिए कुछ सोचते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी के लिए नहीं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, पूरे भविष्य तक का देखते हैं कि यदि आज ऐसा हो रहा है, आने वाले कल में और भी बुरा हो सकता है या और भी बेटर हो सकता है, दिन उस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। और एक लोगों का मत नहीं होता, क्योंकि एक लोगों का मत होगा तो फिर तो हम एक ही तरफ जाएंगे। हमने डिस्कस डिबेट क्लास की बात की, तो क्या आपको लगता है कि एक बच्चे का मत होता है तो वो यही सोचता चलो हो गया, ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया, अब क्या ज़रूरत है आगे बात करने की। लेकिन वहीं पे दूसरा बच्चा बोलता है अरे नहीं, तुमने क्या पढ़ा, अभी हम और बताते हैं और आगे इसमें देखना। ठीक है, तो वहाँ पे बातें आगे बढ़ती जाती हैं, ठीक है, क्लियर होती जाती हैं। तो यही है लोगों को शामिल करने का प्रॉफिट। और इसी आधार पे क्या कहा गया है कि इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। यानी कि लोकतंत्र जो होता है वो बेहतर निर्णय लेने की, चाहे क्या वो एक कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, यानी कि चाहे भले ही लेट से काम हो, योजनाएं बने, बट एक अच्छी योजनाएं बनती हैं। ठीक है, जिसको कि हम अभी तक, जैसे आप देखिए कि हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होता है तो वहाँ पे आप अभी भी, यानी कि आप हम सभी, ठीक है, अभी भी उसी संविधान को फॉलो करते आ रहे हैं। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम्स होती है हम उसी संविधान का, उसी प्रियम्बल का सहारा लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें इस आधार पे ये चीज़ें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही, मतलब कि कई लोग लगे, आप जब कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे वहाँ पे आप समझेंगे कि कितने लोगों का उसमें योगदान था, कितने बार वो लिखा गया, देन कितने बार वो रिकॉल किया, अगर पढ़ा गया था वो, ठीक है, एक बार दो बार, फिर उसके बाद संशोधन के लिए भेजा गया, फिर पढ़ा गया, फिर संशोधन के लिए भेजा गया, फिर फाइनली उसमें क्या हुआ कि वो बन के तैयार होता है। ठीक है, जब वो कई बार उसमें संशोधन किए गए, आप एम लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे पूरा, वहाँ पे पूरा उसका ब्यौरा दिया हुआ कैसे क्या हुआ था। ठीक है, तो उसमें टाइम लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था, लेकिन वहाँ पे संविधान बनने में तो क्या कोई लिखना होता तो ऐसे नहीं लिख देता जो भी लिखना होता, लेकिन आप देखिए कितना व्यवस्थित तरीके से लिखा गया है कि आज भी वो बिल्कुल सार्थक है। ठीक है, 1946 से शुरू हुआ था संविधान का निर्माण, लेकिन आज भी हमारे 1950 में वो क्या हुआ, लागू हुआ था, बट आज भी हमारे ऊपर वो इम्प्लीमेंट होता है और बहुत ही बेहतर तरीके से, ऐसे लगता है कि आज ही बनाया गया। ठीक है, तो इससे अब हमको पता चल गया कि सही निर्णय लेने में लोकतंत्र का बहुत एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके बाद आ गया
इसी से जुड़ा तीसरा तर्क भी है। अब इसी से दूसरा हम तीसरे इसी से जुड़े तीसरे तर्क की बात करते हैं। 2 तर्क हमने देखा। तीसरा है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। ठीक है, अब लोकतंत्र क्या करता है, मतभेद जो भी हैं लोगों के आपस में और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है हमको, कि किस तरीके से हम कहीं भी मतभेद हो रहा है, कहीं भी टकराव हो रहा है, उसको कैसे हम संभाल सकते हैं। ये एक लोकतांत्रिक कंट्री में व्यवस्था है। ठीक है, मतभेद कैसे, जैसे हिंदू मुस्लिम में मतभेद हो गया कि अब हमको जाना है, सपोज आप भी अपना निकाल रहे हैं रैली वगैरह जो भी है, हिंदू भी अपना निकाल रहे हैं, अब दोनों की टाइमिंग फिक्स, दोनों का एक ही है कि नहीं मुझे तो जाना है यहीं से। तो इस स्थिति में क्या कर सकती है कि एक लोकतांत्रिक सरकार वहाँ पे ये व्यवस्था कर सकती है, भाई आप दोनों को ही राइट्स है, आप दोनों ही अपनी रैलियां निकाल सकते हैं, कोई इसमें क्या है मनाही नहीं है कि आप नहीं कर सकते। बट हाँ, एक थोड़ा सा आपके भगवान भाग नहीं जाएंगे, थोड़ा सा कोई भी एक अपना टाइम चेंज कर लीजिए। ठीक है, और यदि ये इंटरव्यू में क्वेश्चन भी कुछ ऐसे पूछे जाते हैं, साक्षी गर्ग मैम से पूछे भी गए थे। ठीक है, तो हालांकि इंटरव्यू में यानी कि जो उन्हें मॉक इंटरव्यू दिया था उसमें पूछा गया था, रियल में उनके इंटरव्यू में मतलब ऐसे क्वेश्चन ये आप समझ के चलिए कि कुछ डिसीजन मेकिंग से या केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके एथिक्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप एथिक्स का पेपर देखेंगे तो काफ़ी अच्छी खासी केस स्टडी आती है कि अभी यदि स्थिति ऐसी चल रही है, उस स्थिति में आप क्या उसमें सुधार कर सकते हैं, क्या आप जवाब दे सकते हैं। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े रहेंगे तो थोड़ा अवेयर रहेंगे। ठीक है, कि हम किस तरीके से किसी भी केस को हैंडल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मतलब चलो आज हमारे सामने केस आता है, हम सोच के बताएंगे 10 दिन 15 दिन बाद, तब तक तो वहाँ हिंदू मुस्लिम पता चले लड़ भिड़ गए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे देश में ये व्यवस्थाएं हैं। हमारे देश में क्या, किसी भी लोकतांत्रिक कंट्री में कि यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उसका समाधान भी यहाँ पे किया जा सकता है, यानी कि उसको संभालने का तरीका भी है। ठीक है, कि भैया हम पहले प्यार से तो समझा देंगे कि आप दोनों ही देश के नागरिक हो, आप दोनों को ही राइट है अपने अपने धर्म को मानने का, इसमें कोई हस्तक्षेप भी नहीं कर रहा है। आप दोनों ही अपनी रैलियां भी निकाल सकते हैं, बट हाँ रास्ता एक ही है। सो आप थोड़ा लेट चले जाएं या आप थोड़ा पहले चले जाएं। ठीक है, ना तो आपका लड़ाई, ना तो आप दोनों में मतभेद होगा, ना आप दोनों के धर्म के मिलेंगे, ना तो कोई इसमें समस्या उत्पन्न होगी, हम ये कह सकते हैं। और जो भी होंगे उसके लीडर तो यदि समझदार होंगे तो मान ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब ऐसा नहीं कि चलो मतलब दोनों ही निकलते हैं उसी रास्ते से, दोनों में ही टच हुआ तो मार कूट के जो भी होगा ठिकाने लगा देंगे, कहाँ की रैली कहाँ की कुछ, पता चला यहाँ सब हॉस्पिटल में पड़े हैं। और ऐसा होता भी है। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही। भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज़्यादा होता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं और जातियां भी जुदा जुदा हैं, यानी कि अलग अलग हैं। यानी कि यदि हम बात करें तो अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, अलग बोली भाषा के लोग रहते हैं। हर एक कदम पे आप जाओगे ना, बोलियां भाषा जो है वो बदलती रहती हैं। ठीक है, उनके अलग अलग धर्म होते हैं, ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। अब वहीं पे अलग अलग देखने का नज़रिया होता, वैसे नहीं कि जिस तरीके से मैं इंडिया को देख रही हूँ या कि जिस तरीके से मेरा दृष्टिकोण है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखने का, तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि आपका भी वही दृष्टिकोण हो लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखने का। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति सपोज यहाँ पे आपके सामने सपोज हम और आप खड़े हैं, ठीक है, और वहाँ हम दोनों के सामने एक कोई व्यक्ति खड़े हैं, वहाँ पे हम दोनों ही देख रहे हैं, तो हम दोनों में क्या दिखेगा, दोनों ही अलग अलग नज़रिए से देखेंगे उस व्यक्ति को। हो सकता है कि मैं ये देखूं कि वाह कितना सुंदर है, कितना हैंडसम है, कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, लेकिन आप वहीं पे देखो कि वाह यार इसके काम कितने अच्छे हैं, इसके गुण कितने अच्छे हैं, यानी कि आपने ऊपरी कोई नहीं देखा, आपने देखा कि वाह यार मतलब कि ये व्यक्ति इतना महान है, कितना कर्मठ व्यक्ति है, कितने बेहतर तरीके से इसने अपने काम को किया है, कितना अच्छा किया है। और वहीं पे हम क्या देख रहे हैं,
अरे नहीं, मतलब अच्छा है तो ठीक है कि चलो बहुत अच्छा दिख रहा है, और नहीं है तो हम क्या देखेंगे, अरे नहीं मतलब देखने लायक नहीं, कोई ठीक-ठाक नहीं जच रहा, ठीक है? अब आपके देखने का नज़रिया और मेरे देखने का नज़रिया, दोनों के देखने का नज़रिया क्या हुआ? चेंज हुआ। यानी कि इंडिया में या कहीं भी आप देखोगे कि हम घर में रहते हैं, घर में ही हम एक ही माँ-बाप के संतान होते हैं, हो 1 भाई, 2 बहन, जितने भी हम भाई-बहन होते हैं, एक ही माँ-बाप से पैदा हुए होते हैं, ठीक है? लेकिन हम सबकी सोच अलग-अलग होती है। तो अब ये समझ सकते हैं आप कि जब हम एक ही माँ-बाप से पैदा हुए और तब भी सबकी सोचें अलग-अलग हैं। हो ना ऐसा कि मतलब एक ही लोगों से हम पैदा हुए, तो वहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, सबका एक ही एटीट्यूड होना चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आप ज़रा सोचिए कि जब हम बाहर निकलेंगे देश के, यानी कि अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो क्या वहाँ पे सबका नज़रिया एक जैसा होगा? हमें लगता है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राइट? लेकिन वहीं पे आप के पड़ोसी को लगता है कि मोदी जी से घटिया काम कोई कर ही नहीं रहा। आज तक की सरकार ने ऐसा काम नहीं किया, और आपको बिल्कुल सुनने को मिल जाएगा। आपको यकीन ना हो, आप अपने घर में ही बात कीजिए, किसी मुद्दे पे आप कह रहे हो कि नहीं ये बहुत अच्छा है, किसी मुद्दे पे आपकी बहन या आपके भाई कह रहे हैं नहीं ये अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि दोनों का एक ही फैसले पे आप हो, लेकिन दोनों का नज़रिया अलग-अलग है, दोनों ही अलग-अलग तरीके से देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया कि सबका अलग-अलग दृष्टिकोण होता है, अलग-अलग देखने का नज़रिया होता है, सोचने का नज़रिया होता है, अलग-अलग बोली भाषा के लोग होते हैं, अलग-अलग जाति धर्म को मानने वाले लोग होते हैं। यानी कि इंडिया हमारा पूरा एक विविधताओं वाला देश है, ठीक है? और उनकी पसंद में भी अंतर होता है। जो मैंने अभी बताया आपको कि उनकी पसंद में भी अंतर होता है। आपको कुछ और चीज़ें पसंद है, उनको कुछ और चीज़ें पसंद है, और आपके घर में ही अलग-अलग लोगों के पसंद की डिशें बनाई जाती है, ठीक है? कि नहीं मतलब आपके छोटे भाई को कुछ और खाना पसंद है, आपको कुछ और खाना पसंद है। हालाँकि यहाँ पे खाने से ही नहीं, पसंद हमें हर एक चीज़ में हमारी बनती है, ठीक है? चाहे वो खाने की हो, चाहे पहनने की हो, चाहे कहीं जाने की हो, चाहे कुछ करने की हो, तो अलग-अलग हमारी जो पसंद होती है वो होती है। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है। अब हम चाहते हैं कि हमें यदि इडली खाना पसंद है तो हमारे भाई को ही होना चाहिए, और यदि नहीं है यानी कि घर में हमारे ही मन का बने भैया, और उसके मन का बनेगा नहीं। अब उसको नहीं पसंद है और आपको पसंद है, अब दोनों में क्या हो गया कि नहीं, मतलब मम्मी ने बना दिया यदि आपकी पसंद का, तो भाई में मतभेद, भाई की पसंद का बना दिया तो आपके मन में मतभेद कि नहीं नहीं ऐसा क्यों हुआ, मतलब आपके थोड़ा जो है ना एटीट्यूड होता है आदमी के अंदर, थोड़ा उसमें कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी कि मेरी ये पसंद थी, मेरे मतलब पसंद का खाना नहीं बना, उसके पसंद का बन गया, मम्मी उससे ज़्यादा प्यार करती है, ठीक है? तो ऐसा होता है। यानी कि अब हम समूह की बात कर रहे हैं कि कोई भी समूह, हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है, तो वहाँ पे वो अलग अलग चीज़ें करते हैं, या कि उसी धर्म में भी टकराव हो सकता है। हिंदू धर्म में भी अलग अलग यदि कम्युनिटी है, अलग अलग उनका संगठन है, वहाँ पे भी टकराव हो सकता है। क्योंकि आप जब संविधान पढ़ोगे, कहीं दूर मत जाओ, तो वहाँ पे गरम दल और नरम दल दोनों की कभी बनती नहीं थी, ठीक है? तो दोनों राष्ट्र के लिए ही लड़ रहे थे। अब देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने आया कि दोनों ही लोग राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे, यानी कि हमको आज़ादी चाहिए, हमारा संविधान होना चाहिए। लेकिन दोनों लोगों में क्या था कि दोनों ही लोग एक गरम दल के थे, एक नरम दल के थे, यानी कि एक दक्षिणपंथी, एक वामपंथी। उन दोनों में कभी नहीं बनी है, ठीक है? कभी भी नहीं बनी है। एक बार बनने की स्थिति आई भी तो वो भी बिगड़ गई थी। कभी मतलब आप ऐसा कह नहीं सकते कि नरम दल और गरम दल दोनों ने मिलके जबकि दोनों का मोटो क्या था? एक ही था। ये वही संगठन के थे कि हमको देश को आज़ाद कराना है, मुक्त कराना है इन अंग्रेज़ों से। लेकिन नरम दल वाले थे कि चलो शांतिपूर्वक आंदोलन वगैरह करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, अहिंसा पूर्वक जो भी हो सकेगा करेंगे। लेकिन गरम दल का क्या था कि सीधे भैया आ रहे हो टपका देंगे तुमको, ठीक है? यानी कि ऐसे तुम मानने वाले नहीं हो, तुमको निपटा ही देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप देख सकते हो कि दोनों का मोटो एक था, दोनों कहीं न कहीं उसी ही समूह से थे, बट दोनों में टकराव था, ठीक है? तो आप आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। उसके बाद क्या होता है कि जो भी ऐसे टकराव होते हैं उनको कैसे सुलझाएँगे? इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज़्यादा ताकत होगी वह दूसरे को दबा देगा, और कमज़ोर समूह को इसे मानना होगा। जैसे मैंने आपके घर का एग्ज़ाम्पल लिया, आपके भाई का, तो आप यदि ताकतवर हो तो क्या करोगे?
यानी कि मार पीट के उसको चल मानना पड़ेगा तुझे मेरी ही बात, यानी घर में इडली बन रही तुझे भी खाना पड़ेगा, खाना हो तो खा, नहीं तो जाओ आराम से बैठो, ठीक है। लेकिन आपका भाई वहीं पे आपसे बड़े हैं और आपको क्या करेंगे, दबा देंगे ताकत के बल पर यहाँ पे, ठीक है, कि नहीं नहीं हमें ही मतलब हमारे ही मन का चलेगा, तुम्हारे मन का कुछ नहीं होने वाला है। तो इसमें यही है कि जो भी समूह ज़्यादा ताकतवर होगा दूसरे समूह को दबा देगा, कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लेकिन इससे नाराज़गी और असंतोष पैदा होगा। अब इससे क्या होगा, यदि आपके भैया ने आपको मारा, या सपोज़ आपके भैया बहुत बलशाली है, बहुत ज़्यादा डोले-शोले बने, अब उन्होंने आपको मारा-पीटा, नहीं तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, घर में जो मैं कहूँगा वो चलेगा। तो आपके मन में कहीं न कहीं उनकी जगह प्यार की जगह, इज़्ज़त की जगह नफ़रत भरने लगेगी। ठीक है? क्या नफ़रत भरने लगेगी कि मतलब क्या यही भर इस घर का बेटा है? क्या हम नहीं हैं? मतलब हमें कोई अधिकार नहीं है? क्या हम अपने मनपसंद का कुछ कर नहीं सकते हैं? बड़ा हुआ है तो क्या हुआ? ठीक है? ऐसा होता है, बिल्कुल प्रैक्टिकली है यार, आप अपने आप से सोचो कि ऐसा ज़रूर होता है और भाई-बहनों की लड़ाई बहुत होती है। तो बिल्कुल आप लोग इससे अच्छे तरीके से अपने ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, इसको समझ सकते हैं कि यहाँ भी ऐसे ही होता है। ठीक है? कि यदि एक समूह वाला दूसरे समूह में, अब गरम दल और नरम दल की बनती क्यों नहीं थी? बनाने की कोशिश करते थे बेचारे लोग लेकिन बन नहीं पाती थी, क्योंकि वो कहते थे आप हिंसा मत करो। ये कहते थे आप जिस तरीके से चल रहे हो उस तरीके से देश आज़ाद नहीं करा पाओगे। ठीक है? तो अब इन दोनों की कभी बनती नहीं थी, बेचारे कभी-कभार मिलने की कोशिश करते थे कि इकट्ठा हो जाएँ, लेकिन मिल नहीं पाते थे, क्योंकि दोनों की सोच अलग-अलग थी और वो मिल नहीं सकती। जब ऐसे हो ना, दोनों ही मतलब एकदम से खड़े हैं, तो कोई झुकेगा नहीं, अब जब कोई झुकेगा नहीं तो काम बनेगा नहीं, ठीक है? उसके बाद अब यहाँ पे दोनों में ही असंतोष होगा, दोनों ही नफ़रत की दृष्टि से देखेंगे कि हमें उससे बात ही नहीं करनी, उससे मिलना ही नहीं है, ठीक है? ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज़्यादा समय तक नहीं रह पाते, मतलब कि रह सकते हैं, एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है? लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता और कोई स्थायी रूप से पराजित नहीं होता। विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र ही एकजुट बनाए हुए है। ठीक है, यानी कि इतनी समस्याओं के बाद भी आपकी, यानी कि आप दोनों में, आपके घर में लड़ाई होती है आप दोनों भाई बहन की, लेकिन आपके सपोज एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, घर में बैठे हुए हैं मम्मी पापा, ठीक है, अब वो आते हैं, आपको प्यार से समझाते हैं, बेटा तुम भी हमारे उतने ही प्यारे बेटे हो जितने कि तुम्हारा छोटा भाई है, ठीक है। हम दोनों के लिए ही क्या करेंगे कि तुम्हारे लिए यदि इडली बना रहे हैं तो उसके लिए भी हम डोसा बना देंगे, तुम दोनों ही आपस में लड़ाई मत करो। यानी कि उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से, हमने इतना बवाल मचाया घर में, लेकिन फिर भी क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं तो वो क्या करेंगे, हमें एक शांति रूप से समझा देंगे कि बेटा ऐसा नहीं है, आप दोनों ऐसा मत करो, ठीक है, भाई भाई में लड़ा नहीं जाता है। यानी कि वो बहुत अच्छे से प्यार से समझा देते हैं और वो चीज़ें हमें समझ में भी आ जाती है और दूसरे दिन से हम फिर उसी तरह हो जाते हैं। भले ही अगले 1 घंटे में फिर से लड़ाई शुरू हो जाए, लेकिन हम फिर उसी तरह हो जाते हैं, ठीक है। और मम्मी पापा जो होते हैं हमारे पसंद का जो भी थोड़ा बहुत होता है कर देते हैं, और नहीं तो उन्होंने प्यार से समझा दिया तो फिर चलो भाई तुम्हारे ही पसंद का जो बना खा लेते हैं, मम्मी को कौन परेशान करेगा, ठीक है। तो वही हुआ कि जब इनमें मतभेद होता है, टकराव होता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, इसी के कारण जो भी है वहाँ पे, तो वो क्या करते हैं कि भई आपको जो मैंने आपको दिया कि हिंदू मुस्लिम की रैली जा रही है, वहाँ पे प्यार से समझा दिया जाता है, ठीक है? कि ऐसा-ऐसा है, शांतिपूर्ण से समझा दिया जाता है कि ऐसा-ऐसा आप करिए, और ये सब कारण मतलब एक लोकतांत्रिक देश में ही हो सकता है, ठीक है? जिसके कारण आज हमारी इंडिया एकजुट है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव, ठीक है। तो इसके बारे में यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये 3 तर्क लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत साबित करते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है, ठीक है। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है
वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम ना भी हो, तब भी यह दूसरों से बेहतर है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त होता है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को। लोग किसी भी शासक की प्रजा ना होकर खुद अपने शासक हैं। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अमीरी गरीबी ऊंच नीच कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सबको इक्वल माना जाता है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की नज़र से, बट रियलिटी कुछ और है। खैर वो बात अलग है, और हम 6-7 क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि जो हमें समानता दिखती है एग्जैक्टली वो होती नहीं। इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है, राजनीति के पन्नों में लिखा हुआ है, लेकिन यार मानने वाले हम लोग हैं, और हम लोग क्या करते हैं वो आप सभी को पता है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है अमीरी गरीबी में भेदभाव नहीं होता, लोकतंत्र की नज़र से नहीं होता। बिल्कुल है, लोकतंत्र में इसके खिलाफ कानून भी बने हैं कि यदि आप क्या करते हो कि छुआछूत रखते हो, उसके खिलाफ भी आपका आर्टिकल 17 आता है कि आप नहीं कर सकते हो। किसी का शोषण करते हो आप नहीं कर सकते हो। लेकिन क्या हम ऐसा मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे अपवाद को छोड़ के, अपवाद हर जगह होते हैं, तो थोड़ा यदि मैं ना बोलूँ तो आप उसमें ऐड कर लिया करिए। ठीक है, तो कुछ ऐसे अपवाद को छोड़ के जो ये सारी व्यवस्थाएं मानते होंगे, बट रियल में यदि कोई अमीर है वो गरीबों की अच्छी खासी मतलब क्या करता है, नीचे दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, कुछ अब बात, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गरीबों की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत केयर करते हैं, उनकी बहुत अच्छे तरीके से देखभाल भी करते हैं और हेल्प भी करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि उनको मतलब पैर की जुत्तियां समझ के रखते हैं कि ये तो बस कुछ नहीं है। हमने 7th क्लास में बहुत ही बेहतर तरीके से इस बात को समझे हैं। सो आई होप कि यहाँ पे मुझे बताने की अब ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग खुद समझ सकते हैं क्या है। बट एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बात करें तो वहाँ पे व्यवस्था है कि आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क जो है उसको कल समझेंगे, और इसको समझने के बाद यहाँ पे फिर हम अपना आगे की देखेंगे। ठीक है, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। आप सभी पढ़ते रहो और खुश रहो, और लड़ाई झगड़ा छोड़ के बढ़िया अच्छे तरीके से भाईचारे की भावना से, जो कि हमारे देश की पहचान है, उस हिसाब से हमें रहना चाहिए और काम करना चाहिए। और कोविड-19 की स्थिति में भाईचारा एक ये भी है कि हमें यदि किसी की हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो उसको हेल्प भी करनी चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे फिर फिजिकली हो, चाहे वो जिस तरीके से हो, आप कर सकते हो तो बिल्कुल आपको हेल्प करनी चाहिए, कोई छोटा नहीं हो जाता है। ठीक है, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।